In this video, we'll be starting off with our first poem of this textbook, कावेरी। तो जो हमारे पास पहली जो पोम है दैट इज़ भारत आर लैंड। ठीक है, तो अब ये किस टाइप की पोम है? इट इज़ एन टाइप ऑफ ओड। तो ओड क्या होता है? एन ओड इज़ अ पोम दैट प्रेजेस और सेलिब्रेट्स समथिंग। इट एक्सप्रेसेस डीप एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ओड क्या होती है? कि इस टाइप की पोम होती है जिसमें हम किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, या फिर हम उस चीज़ के लिए कि वह चीज़ हमें उसके लिए कितनी रिस्पेक्ट है हमारे मन में वो दिखाते हैं, या फिर हम कितना उस चीज़ की तारीफ़ करना चाहते हैं तो हम उससे वो दिखाते हैं। सो इट्स अ टाइप ऑफ ओड। क्योंकि इस चैप्टर में हम किसके लिए हमारे मन में इस चैप्टर को पढ़ते टाइम रिस्पेक्ट आएगी? भारत के लिए, इंडिया के लिए। एंड किस चीज़ के लिए हम अपना डीप एडमिरेशन दिखा रहे हैं? अपने लैंड इंडिया के लिए। एंड वी आर गोइंग टू प्रेज इंडिया। तो इसीलिए इट इज़ अ टाइप ऑफ एन ओड। इसका टाइप है पोम का। दिस पोम प्रेजेस इंडिया, shows love, pride and respect for the nation, and it describes India as great and peerless. Peerless का मतलब जिसका कोई comparison ना हो। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि ये जो पोम हम पढ़ने वाले हैं वो किस टाइप की है, लाइक व्हाट्स इट्स टाइप। तो इट्स टाइप ऑफ एन ओड। तो अब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड दिया हुआ है, एंड दिस इज़ टू मेक अ बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर और द पोम that we are going to read। तो इसे कर लेते हैं, ये इट्स एन एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ। तो पहला क्वेश्चन है, रिकॉल द लाइन्स ऑफ नेशनल एंथम एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द नेम्स ऑफ द स्टेट, माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स मेंशन्ड इन इट। तो देखो, ताकि लिखने में हमारा टाइम ना जाए इसलिए अब ऑलरेडी रिटन द आंसर्स एंड यू कैन जस्ट सी टू इट। ठीक है, बाकी मैं समझा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इट इज़ रिकॉल द लाइन्स ऑफ नेशनल एंथम एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द नेम्स ऑफ द स्टेट्स, माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स मेंशन इन इट। तो जो नेशनल एंथम है हमें उसकी जो लाइन्स है उसको रिकॉल करना है, एंड देन हमारी जो नेशनल एंथम है उसमें कौन कौन से स्टेट्स या फिर जो प्रोविंसेस थे वो, या फिर कौन से माउंटेन रेंजेस या फिर जो रिवर्स हैं उनके नाम हमें इसमें मेंशन करने हैं, राइट। तो एक बार देख लेते हैं हम अपना ये नेशनल एंथम। तो हमें क्या क्या बताना है? स्टेट्स के नाम, स्टेट्स या फिर जो पहले प्रोविंसेस थे वो, रिवर्स, और जो हमारे पास यहाँ साइड में लिख लेते हैं रिवर्स या फिर माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो अगर हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ से देखेंगे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। तो यहाँ से हमें दिख गया है कि हमारे पास कौन से, अब ये मॉडर्न, कुछ इनमें से कुछ मॉडर्न डे स्टेट्स हैं और कुछ जो पुराने थे मतलब पार्ट था तो वो हैं, जैसे पंजाब हो गया, सिंध, गुजरात, मराठा। अब द्राविड़ वाज अ प्रोविंस, लाइक पहले जो एरिया था, पहले ऐसे स्टेट्स नहीं थे। आई विल शो यू। देखो ये, आई होप इट्स क्लियर। तो हियर वी कैन सी कि ये रहा पंजाब, इसका थोड़ा सा पार्ट इंडिया में है और बाकी का पार्ट अभी पाकिस्तान में है, बट पहले इट वाज एज अ होल पंजाब। ये सिंध है, ये वाला पार्ट भी इंडिया से हट चुका है अब, सिंध। देन दिस इज़ गुजरात, मराठा महाराष्ट्र वाला पार्ट। द्राविड़ इज़ रेफर्ड टू एज साउथ इंडिया, को इनने द्राविड़ के उसमें रेफ़र किया है, सो ये द्राविड़ हो गया। उत्कला इज़ ओडिशा। देन बांग्ला इज़ बंगाल वाला रीजन जो कि आधा इंडिया में है और थोड़ा सा इंडिया में है और बाकी का इंडिया से बाहर जा चुका है। देन दे हैव मेंशन्ड द विंध्या, ये रही विंध्या जो माउंटेन की रेंज है वो, ये रहे हिमालयाज़। देन दिस इज़ यमुना, गंगा, ये दोनों दिख रही होंगी आई होप। तो ये सारी जगह मेंशन की हुई है। मतलब बेसिकली जो हमारा नेशनल एंथम है उसमें दिखाया गया है कि कैसे पूरा बेसिकली इंडिया को कवर करने की कोशिश की है, उसके हर एक रीजन ऊपर से लेके सारे बॉर्डर लाइन रीजन्स को रेफ़र किया है टू शो द यूनिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया।
मतलब कि इंडिया में कितनी वेराइटीज़ हैं, लाइक नॉर्थ से लेके साउथ तक इंडिया को मेंशन किया गया है नेशनल एंथम में, ताकि सारी चीज़ें इंक्लूड हो। मतलब यहाँ से लेके पूरा ऐसा 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 उनने सब कवर किया है, सारा रीजन कवर करने की कोशिश की है इन आर नेशनल एंथम। तो हमने पढ़ लिया है ये एक बार। यू कैन सी टू दिस द प्लेसेस मेंशन्ड इन द नेशनल एंथम एंड दिस इज़ आवर नेशनल एंथम। तो इसमें से हमें क्या क्या बताना था, स्टेट्स, रिवर और माउंटेन रेंजेस। तो स्टेट्स या फिर जो प्रोविंसेस थे उस टाइम पे, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। एंड माउंटेन रेंजेस में क्या आ जाएगा, विंध्या और हिमाचल, ये 2 माउंटेन रेंजेस मेंशन्ड है। एंड देन कौन सी रिवर्स, यमुना एंड गंगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज वर्क इन पेयर्स, डिस्कस व्हाट द वर्ड्स जय हे in the last 2 lines of the national anthem convey. Share your answer with your classmates and teachers. तो इन्होंने क्या बोला है कि आपको डिस्कस करना है और सोचना है उस बारे में कि जो ये जया है जो मतलब लास्ट 2 लाइन्स में मेंशन्ड है उसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो जया है का मतलब क्या होता है, विक्ट्री टू यू, आपकी जय हो, जया है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने नेशन की विक्ट्री के लिए विश कर रहे हैं, वी आर विशिंग फॉर द विक्ट्री ऑफ अ नेशन। तो यू कैन राइट दिस, जया हे मीन्स विक्ट्री टू यू और ग्लोरी टू यू। इट मीन्स दैट वी आर प्रेजिंग अ नेशन एंड विशिंग फॉर इट्स सक्सेस एंड विक्ट्री। तो आप ये लिख सकते हो इसमें कि जया हो का ये मतलब होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, read the underlined words in the given lines of the poem. Choose the odd one out that does not correspond with the meaning of the underlined word. मतलब बेसिकली अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि जो एक लाइन हमें दी हुई है, ठीक है, एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है, उसके अंदर अंडरलाइंड वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पे पियरलेस इज़ अंडरलाइंड, यहाँ पे सैंक्टिफाइड इज़ अंडरलाइंड और फिर ऑस्पिशियस इज़ अंडरलाइंड। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें उसके नीचे ये जो 3 या 4 जितने भी वर्ड्स जो दिए हुए हैं उनमें से ऑड वन आउट बताना है, जो इसका मीनिंग जो है वो थोड़ा लेस अप्रोप्रिएटली मैच कर रहा हो वो बताना है हमें। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, शी इज़ प्योरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो प्योरलेस का क्या मतलब होता है, जिसका कोई मुकाबला ना हो। मुकाबला ना हो मतलब कि जो अनमैच्ड रहे, अतुलनीय, मतलब जिसको हम कंपेयर ना कर सकें, जिसका कोई मैच ही ना हो, इतना अच्छा कुछ ऐसा, तो दैट इज़ प्योरलेस। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो वैल्यूएबल मतलब तो कीमती होता है ना। और बाकी इनकम्पेरेबल और अनमैच्ड। इनकम्पेरेबल मतलब जिसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, और अनमैच्ड इज़ समथिंग जिसकी कोई मैच ना हो, मतलब जिसकी कोई कंपैरिजन ना कर पाएँ, जिसकी हम कोई तुलना ना कर पाएँ, मतलब उसके जैसा मैच करने वाला कोई ना हो। तो इनकम्पेरेबल और अनमैच्ड तो इसके मीनिंग से मैच कर रहे हैं, ठीक है। प्योरलेस का यही मतलब होता है। बट वैल्यूएबल इज़ दैट समथिंग वेरी प्रीशियस, जो कि कीमती होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑड वन आउट। वैल्यूएबल जो है वो हमारे पास ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑड वन आउट हो गया। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैनी अ सेज हैज़ सैंक्टिफाइड दिस लैंड। सैंक्टिफाइड मतलब क्या करना, उसको पवित्र बनाना, टू मेक इट होली, राइट। तो ब्लेस करना, हाँ, मतलब जब हम ब्लेस करते हैं तो हम किस लिए, ताकि वो प्योर बना रहे, उसकी प्योरिटी के लिए। तो ब्लेस्ड इज़ येस, व्हेन यू आर ब्लेस्ड विद समथिंग सो दैट थिंग इज़ लाइक बिकम्स प्योर। तो ब्लेस्ड हो गया, प्यूरिफाइड हो गया, पवित्र। एंड देन अपलॉडेड मतलब तो होता है तारीफ़ करना। यहाँ हम तारीफ़ करने की बात ही नहीं कर रहे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऑड वन आउट। एंड हेयर ऑल दिस ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस थिंग मतलब शुभ मतलब जैसे कोई कुछ अच्छा या फिर हमारे हित में, मतलब हमारे साइड हो कुछ ऐसा। तो फॉर्चुनेट, येस, फॉर्चुनेट इज़ लाइक समथिंग दैट इज़ ब्रिंगिंग अस फॉर्च्यून, जो लक ला रहा है हमारे लिए। फेवरेबल मतलब जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए शुभ है, वो कह सकते हैं। फैंटास्टिक इज़ अ वर्ड जो कि हम तारीफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, तो दिस इज़ ऑड वन आउट। द नेक्स्ट वन इज़, ऑफ होरी एंटीक्यूटी इज़ भारत। होरी एंटीक्यूटी मतलब बहुत पुराना, वेरी ओल्ड, मतलब समथिंग दैट इज़ नॉट रीसेंट।
तो एंशियंट टाइम तो मतलब होता ही है पुराना, है ना। रीसेंट पास्ट मतलब जो अभी ज़्यादा मतलब दिनों का नहीं, मतलब अभी अभी जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं, तो दैट रीसेंट पास्ट। तो रीसेंट पास्ट नहीं होगा, टाइम मेमोरियल मतलब भी होता है बहुत पुराना, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा। सो यू कैन सी, और इसका भी आंसर दे सकते हो सेकेंड वाले का भी। सो वी हैव कंप्लीटेड द 3 क्वेश्चंस एंड यहाँ पे ये वर्ड मीनिंग्स मैंने लिख दिए हैं इफ़ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। माइटी मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और ग्रेट। जनरस मतलब होता है काइंड and willing to give or share with others. Grace is simple beauty, elegance. Scriptures are holy or sacred writings. Peerless is having no equal, better than everyone else. Gallant मतलब होता है brave, heroic and noble. Sanctified मतलब made holy और pure. इसका मतलब तो वैसे भी अभी हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आए हैं, सो आई होप आपको याद ही रहेगा। So now let's start reading the poem. The mighty Himawant is ours. There is no equal anywhere on earth. तो जो माइटी हिमालयाज़ हैं, हिमावंत का मतलब यहाँ पे हिमालयस के लिए यूज़ किया है। तो जो माइटी हिमालयाज़ हैं वो किसके हैं? हमारे हैं। हमारे किसके? द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे हैं। देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। उनके जितना माइटी, उनके जितना पावरफुल, उनके जितना ग्लोरियस शायद कोई, मतलब शायद नहीं, दे हैव, the poet he has said that there is no equal anywhere on the earth. The generous Ganga is ours, which other river can match her grace. तो इन्होंने नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है कि जो जेनरस गंगा है वो हमारी हैं, कोई और रिवर क्या उनकी ग्रेस को मैच कर सकती है? तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहाँ पे उन्होंने इस बात पे जोर डालने के लिए कि क्या कोई दूसरी रिवर है जो इनसे गंगा को मैच कर सके, उस पर एम्फोसिस डालने के लिए उसे इस फॉर्म में लिखा है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन। आगे हम जब देखेंगे तो वी विल सी दैट इट्स अ टाइप ऑफ अ पोएटिक डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो गंगा रिवर है वो कितनी जेनरस है, उसका पानी हम यूज़ करते हैं, इट्स अ सैक्रेड रिवर। कितने लोगों की लाइफस्टाइल, लाइक जो लोग जैसे वॉशिंग वगैरह का काम करते हैं, फ़िशिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए एक उनको उनकी लिविंग प्रोवाइड करती है ना, पानी देती है जिससे हम जी रहे हैं। ऑल्सो जो ये जैसे रिवर है उसके जो आसपास की जो लैंड होती है, इट बिकम्स सो फर्टाइल विच इज़ सो मच सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो द गंगा इज़ सो जनरस, इट्स प्रोवाइडिंग अस विथ सो मच, अब वो भी सेल्फलेसली, है ना। तो वही पोर्ट ने बोला है कि कोई ऐसी दूसरी रिवर है कि जो उसकी ग्रेस को, मतलब उसकी ब्यूटी और उसके चार्म को मैच कर सके। द सैक्रेड उपनिषद्स आर आर्स, वॉट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। तो अब बोला गया है कि जो होली, जो उपनिषद्स क्या हैं, बेसिकली होली टेक्स्ट हैं। तो द सैक्रेड उपनिषद्स आर आर्स, वो हमारे हैं। क्या आप किसी दूसरे स्क्रिप्चर्स का नाम भी ले सकते हैं इनके साथ? तो ये बोला गया है, द सनी गोल्डन लैंड इज़ आर्स, शी इज़ प्योरलेस, लेट्स प्रेज हर। सनी गोल्डन लैंड मतलब, तो यहाँ पे जो सनी गोल्डन लैंड इज़ आर्स, यहाँ पे उसका क्या मतलब हुआ कि दिस इज़ नॉट जस्ट शोइंग द ब्यूटी ऑफ अ लैंड की देखो कितनी जो धूप, मतलब अगर अपन इसकी लिटरल मीनिंग पे जाएं तो कि हाँ सनलाइट वाला एरिया है एंड ऑल दैट इफ़ वी सी जोग्राफिकली, बट इसमें ये नहीं बोला गया। इसमें बोला गया है कि दिस सनी गोल्डन लैंड इज़ आर्स। गोल्डन मतलब स्वर्ण भूमि, ये स्वर्ण भूमि हमारी है ना। तो शी इज़ पेयरलेस, और इसका कोई मैच नहीं है, शी इज़ अनमैच्ड एंड लेट्स प्रेज हर। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। गैलेंट वॉरियर्स मतलब जो बहुत, अभी हमने गैलेंट का मतलब पढ़ा था, गैलेंट का क्या मतलब हो गया? ब्रेव, जो कि बहुत ब्रेव जो लोग थे वो यहाँ पे रहे हैं, है ना। हमारे कितने ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स भी थे, और उससे पहले भी जो हमारे यहाँ के किंग्स वगैरह हुआ करते थे, जो डायनास्टीज़ हुआ करती थी, सब कितने ब्रेव थे। तो गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मैनी अ सेज हैज़ सैंक्टिफाइड दिस लैंड। और कितने सारे साधु संत लोगों ने हमारे जो भारत की भूमि है उसे क्या बनाया है? प्योर बनाया है, उसे अपनी ब्लेसिंग्स दी है।
तो many a sage has sanctified this land. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. इंडिया में जो म्यूज़िक का जो मोस्ट डिवाइन फॉर्म है ना, आपको इंडिया में हर टाइप का म्यूज़िक हैज़ ओरिजिनेटेड टेकन ओरिजिन. अगर आप पुराने जो पुराने टेक्स्ट पढ़ोगे या फिर माइथोलॉजीज़ में भी ऐसा लिखा हुआ है कि जो स्टार्टिंग का म्यूज़िक ओरिजिनेट हुआ था वो यहीं से ओरिजिनेट हुआ था, लाइक फ्रॉम आवर लैंड. तो जो द डिवाइनेस्ट म्यूज़िक हैज़ बीन हर्ड हियर, यहाँ पे जो सबसे डिवाइन म्यूज़िक है वो भी सुना गया है हमारे इंडिया में. एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड. इंडिया में आपको हर तरीके की शुभ चीज़ें मिल जाएंगी, विच इज़ सो ट्रू. Here, Brahma knowledge has taken root, and the Buddha preached his Dhamma here. Of hoary antiquity is Bharat. She's peerless, let's praise her. Last वाले पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि here Brahma knowledge has taken root. जो डिवाइन नॉलेज था, ब्रह्मा नॉलेज इस मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, उसका क्या मतलब है कि जो द डिवाइन नॉलेज वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इंडिया से. एंड यहाँ पे इंडिया में क्या मतलब, बुद्धा जी ने जो अपनी प्रीच्ड मतलब गेव अ रिलीजियस टॉक और टॉट मॉरल लेसन्स. तो उन्होंने कहाँ पे अपनी टीचिंग्स दी थी, अपने धम्मा इज़ लाइक बुद्धाज टीचिंग, उसके लिए यूज़ किया है, वरना इट्स एन अनदर फॉर्म ऑफ धर्म. तो उन्होंने क्या किया है, अपनी टीचिंग्स इंडिया में दी है ना. एंड एट द एंड क्या लिखा हुआ है कि ऑफ होरी एंटिक्विटी इज़ भारत. भारत एंशंट टाइम्स से, एंशंट जो समय था बहुत पुराने समय से अपनी जो क्या मतलब ग्लोरियस है, मतलब भारत बहुत पुरानी, ऐसा नहीं है कि अभी अभी नया नया भारत बना है एंड ऑल दैट. भारत वॉज देयर, इट हैड इट्स सिग्निफिकेंस सिंस अ लॉन्ग टाइम बैक. तो शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर. वो क्या है, अनमैच्ड है, चलिए उसे प्रेज करते हैं. And this poem is written by सुब्रमण्य भारती. So जो पोएम थी उसकी हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया है. काफ़ी छोटी और सिंपल पोएम थी, एज सच इसमें कुछ बहुत वो तो था नहीं. सो आई वुड रिकमेंड कि एक बार ये देखने के बाद आप लोग एक बार खुद से ये रीड करके देख लीजिएगा. एंड अगर कोई वर्ड टफ लग रहा है तो आई हैव गिवन द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो, यू कैन रेफर टू दिस. और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है प्रीच्ड और होरी एंटिक्विटी का मतलब. एंड वी हैव ऑल्सो completed the questions of this. So now we are going to see the poetic devices which are used in this poem. So the first poetic devices that we have is personification. Personification क्या होता है, giving human qualities to inanimate objects. मतलब जैसे जो ह्यूमन नीड क्वालिटीज़ हैं, जैसे हमारे अंदर क्या होती है, फीलिंग्स होती है, हम सोच पाते हैं. एंड वी हैव सम क्वालिटीज़ विच आर ओनली इन ह्यूमन्स, राइट. लाइक दूसरे एनिमल स्पीशीज़ में शायद ही हों. तो हम वो क्वालिटीज़ क्या करते हैं, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स. इन एनिमेट मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को देते हैं. जैसे द जेनरस गंगा इज़ आर्स. ऑब्वियसली वी वर्शिप गंगा माता, राइट. But the thing is that कि after all we are referring, if we refer to Ganga as a river, so a river is what? A river is an inanimate object, है ना. आप बताओ inanimate objects के अंदर ये human qualities जैसे being kind, being generous, तो ये तो human qualities होती है ना. जैसे generous हो गया, कोई इंसान generous होता है, वो kind होता है, दूसरों के लिए सोचता है, उनके लिए कुछ करता है, तो that is generous. तो द जेनरस गंगा, यहाँ पे गंगा को जेनरस बोला गया है. वी हैव गिवन द क्वालिटी जेनरस टू अ रिवर गंगा. भारत, शी इज़ प्योरलेस. हमने भारत को प्योरलेस बोला है कि मतलब भारत का कोई मैच नहीं. तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन. सेकेंड इज़ अ मेटाफर. मेटाफर मतलब कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट आर नॉट लाइक विदाउट यूजिंग लाइक और एज. मतलब किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करना, हमारे पास क्या होंगी, दो चीज़ें होंगी और हम उन्हें कंपेयर करेंगे. और वो दो चीज़ें क्या होंगी,
एक जैसी नहीं होंगी, ठीक है, वो दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं होंगी, पर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे विदाउट यूजिंग दीज टू वर्ड्स लाइक और एज, क्योंकि जब हम लाइक और एज यूज़ करते हैं तो वो सिमिली बन जाता है। जैसे एज वाइट एज स्नो, है ना, एज वाइट एज स्नो, तो ये दिस इज़ अ सिमिली, दिस इज़ अ सिमिली। बट अगर मैं एज और लाइक यूज़ नहीं कर रही हूँ एंड स्टिल मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो एट दैट टाइम उसको मेटाफर बोलते हैं, ठीक है, मेटाफर। तो जैसे इस पोम में कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, दिस सनी गोल्डन लैंड, सनी गोल्ड लैंड को कंपेयर किया गया है, उसे बताया गया है सनी गोल्डन। लैंड इज़ गोल्डन नॉट बिकॉज इट इज़ लिटरली मेड ऑफ गोल्ड बट टू शो इट हैज़ रिचनेस, ब्यूटी एंड वैल्यू। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, मेटाफर। ऐसे ही ब्रह्मा नॉलेज हैज़ टेकन रूट, नॉलेज इज़ कंपेयर्ड टू अ प्लांट टेकिंग रूट, मीनिंग इट हैज़ ग्रोन एंड स्प्रेड स्ट्रांगली। तो आई होप मेटाफर इज ऑल्सो क्लियर. Now the next type of poetic device is rhetorical question. A rhetorical question is not a question but it's a strong statement in the form of a question. A rhetorical question is used to make a point, not to get an answer. मैंने ऊपर भी बताया था जब we were reading the poem, एक और बार बता देती हूँ ये। तो जैसे we see this line, which other river can match her grace? What scriptures else to name with them? यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, यहाँ पे अपना पॉइंट रखा गया है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो सामने वाला है वो हमसे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ही इज़ एम्फोसाइजिंग ऑन द पॉइंट कि द जेनरस गंगा इज़ आर्स, और क्या कोई ऐसी रिवर है जो इसके ग्रेस को मैच कर सके। हमारे पास जो उपनिषद्स हैं, क्या कोई स्क्रिप्चर्स हैं जिनका नाम इनके साथ लिया जा सके। मतलब इट्स बेसिकली ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर नॉट मैंशनड टू गेट एन आंसर बट दीज आर मैंशनड टू एम्फसाइज ऑन वन पर्टिकुलर पॉइंट, ताकि एक पर्टिकुलर जो व्यू पॉइंट है उस पर एम्फसिस रखा जा सके, इसीलिए दीज आर नॉट क्वेश्चंस। तो उसको बोलते हैं हम rhetorical questions. दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ अ poetic device. Now the next poetic device is imagery. Imagery is when a writer uses words to create a picture in your mind or makes you feel something using your senses, see, hear, smell, taste, touch. तो जब राइटर लिखता है तो उसको कभी कभार ऐसा कुछ लिखना पड़ता है ताकि जो उसको रीड करने वाला है वो उस चीज़ को एक्चुअली फील कर सके, क्योंकि मेयर रीडिंग से तो हम ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जिससे हमारे दिमाग में एक इमेज बन सके, एक इमेज क्रिएट हो। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माइटी हिमावंत, अब जैसे हमने माइटी पढ़ा तो अब हम अपने दिमाग में विजुअलाइज करने लगेंगे, हाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ होंगे, वेरी टॉल, बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो माइटी हिमावंत। वैसे ही सनी गोल्डन लैंड, जब हम सनी गोल्डन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक वो ऐसी इमेज बनने लगती है कि बहुत धूप धूप सी होगी, बहुत सुंदर सुंदर सा लैंड होगा गोल्डनिश कलर का। तो इट्स एक्चुअली यूज टू क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड और मेक यू फील समथिंग जो हम सेंस कर सके, जैसे देख सके, सुन सके, स्मेल कर सके, टेस्ट कर सके, टच कर सके। तो ऐसा बस क्रिएट करने के लिए, वैसी इमेज क्रिएट करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज़ हाइपरबोल, an exaggerated statement for emphasis or effect. तो जब हम किसी चीज़ को एग्जैजरेट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के जब हम बोल देते हैं ताकि उस चीज़ का हम एम्फेसिस डाल सके या फिर उसका इफ़ेक्ट हम दूसरों को फील करवाना चाहें, तो जब हम कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं या बोल देते हैं तो दैट इज़ एन हाइपरबोल। अब जैसे एग्जाम्पल, देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। अब भाई या वी आर अग्रीइंग कि द हिमावंस जो हिमालयाज़ हैं दे आर माइटी, बट ऐसा तो नहीं है कि अर्थ पे उनको इक्वलाइज करने के लिए कोई ना हो। ऑब्वियसली देयर आर मेनी माउंटेन रेंजेस जो कि उनके इक्वल हैं या फिर उनसे भी शायद हो सकता है ज़्यादा हैं, बट द थिंग इज़ दैट हमने यहाँ पे थोड़ा एग्जैजरेट करके लिखा है ताकि वी कैन मेक एन इफ़ेक्ट ऑन द रीडर अबाउट कि हाउ ग्लोरियस द थिंग्स आर इन आवर कंट्री, कितना कुछ है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो दिस वॉज अनदर पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट इज सिम्बॉलिज्म।
सिम्बॉलिज़म इज़ मतलब हम उस वर्ड का, उस जो वर्ड हमने यूज़ किया है उसका लिटरल मीनिंग ना लेके उसके थ्रू कुछ और सिम्बलाइज करना चाह रहे हैं, कुछ और दिखाना चाह रहे हैं। जैसे वी हैव सेड दैट, जैसे हिमावंत यूज़ हुआ है पोम में, तो माइटी हिमावंत, हिमावंत किसको दिखाता है, किसको दर्शाता है? इट्स फॉर अ स्ट्रेंथ एंड परमानेंस, कि मतलब हमारे इंडिया में हिमालयाज़ जैसी स्ट्रेंथ है, उसके जितनी ताकत है। गंगा represents what? Purity and generosity. Upanishads are there to symbolize or to represent spiritual and philosophical legacy, जो कि इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा important part है. Then gallant warriors and sages, they represent courage and wisdom. Brahma knowledge and Buddha's Dhamma knowledge and enlightenment. Sunny golden land is for richness and glory. Now we'll see the tone of the poem and the mood of the poem. Tone और mood में क्या डिफरेंस होता है? Tone is like राइटर ने, जिसने पोम लिखी है, जो पोएट है, उन्होंने कौन सी टोन में इसे लिखा था, और जो मूड होता है वो इट इज़ लाइक कि हमने पढ़ने के बाद हमें कैसा लगा, मतलब हम कैसा फील करते हैं. तो द टोन ऑफ द पोम इज़ कॉन्फिडेंट, क्योंकि पोएट ने मतलब हाइपरबोल एंड सिम्बलिज़म को यूज़ करके ये दिखाया है कि इंडिया इज़ पियरलेस, उसका कोई मैच नहीं है. सो द पोएट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, सेलिब्रेटरी. हम वी आर सेलिब्रेटिंग अ कंट्री की इतनी अच्छी कंट्री है हमारी, एंड वी आर डीपली रिस्पेक्टफुल. तो इस टोन में पोएम लिखी गई है. एंड द मूड इज़ रेवरेंस, एडमिरेशन एंड प्रोफाउंड नेशनल प्राइड. तो यहाँ पे हमारे पोइटिक डिवाइसेस भी ख़त्म हो गए हैं. You can take screenshots if you want. And हमने पोएम भी रीड कर ली है पूरी, पोएम भी हमने पूरी ख़त्म कर ली है along with this question also. And अब next वीडियो में we will be covering the exercises question of this. So before we come up with the video where we cover the exercise question, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग एक बार, छोटी पोएम ही है, ज़्यादा कोई इसमें कुछ बड़ा नहीं है, एंड इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट ऑल्सो, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस. एंड आई मीन सॉरी, एक और है, आई वुड टेल यू, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट अबाउट दैट. एक और यहाँ पे पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, दैट इज़ रेपिटेशन. रेपिटेशन इज़ लाइक जब हम किसी वर्ड को बार बार रिपीट करें इन आर पोम टू मेक एंड क्लियरर आइडिया एंड टू गिव एम्फोसिस. जैसे द माइटी हिमावंत इज़ आर्स, द उपनिषद्स आर आर्स, द सनी गोल्डन लैंड इज़ आर्स, द जनरस गंगा इज़ आर्स. तो ये सब हमारा है, इस चीज़ पे जोर डालने के लिए वी हैव यूज दिस. सो ये थोड़ा रह गया था, स्किप हो गया था, तो ये भी हो गया है, रेपिटेशन भी. एंड एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा. एंड इफ़ देर इज़ सम डाउट और एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू. बाकी कीप लर्निंग एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with exercises of this particular poem. Thank you.